सिग्मा में आप सबका खैर मकदम है। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा जो ये कोर्स है ये है BEGC 132, जिसका उन्वान है सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। इसमें हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 का जो उन्वान है वो है प्लूरलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ब्लॉक 2 का उन्वान है लैंग्वेज पॉलिटिक्स, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। ब्लॉक 3 में हम पढ़ेंगे मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस और ब्लॉक 4 में हम बात करेंगे विमेन स्पीक। तो पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो राइटर्स हैं, हमारे पास कुछ पोइट्स हैं इस ब्लॉक में, उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ क्रिटिक्स हैं तो उनकी लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी राइटिंग्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सुजीत मुखर्जी की। सुजीत मुखर्जी was a writer, critic, publisher and translator। जो हमारे जो इस ब्लॉक में जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं या प्ले राइटर्स हैं, उनमें से पहले हमारे पास जो राइटर है उसका नाम सुजीत मुखर्जी है। सुजीत मुखर्जी का जन्म 1930 में हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 2003 में इसकी डेथ हुई थी। ये एक राइटर रह चुके हैं, इन्होंने क्रिटिक का भी काम किया है, पब्लिशर भी रह चुके हैं और साथ साथ में ये ट्रांसलेशन भी किया करते थे, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बुक्स को ट्रांसलेट करना। While his academic writing is mainly in the area of Indian literary history and translation, his non-academic writing includes 6 books on cricket। यानी कि लिटरेरी हिस्ट्री या ट्रांसलेशन के साथ साथ इन्होंने बुक्स बहुत सारी लिखी हैं जो इन्होंने क्रिकेट पे लिखी है। और उनकी जो मोस्ट पॉपुलर बुक है उस बुक का नाम ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन क्रिकेटर है। This book captures the romance of cricket played in unknown places and gives us an idea of what it meant to lay the foundation of a sport which has grown into one of the most popular games in the country. We know when we talk about cricket, undoubtedly, indisputably, it is the most popular game which is being played in India. तो अब इन्होंने बहुत सारी बुक्स क्रिकेट के बारे में लिखी है। तो इन्होंने ट्रांसलेट भी, अभी हम बात कर रहे थे कि ये ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं, इन्होंने कुछ बुक्स ट्रांसलेट भी की हैं। इसने ही हैज ट्रांसलेटेड बुक्स फ्रॉम बंगला इनटू इंग्लिश, यानी कि इन्होंने बंगाली लैंग्वेज से ट्रांसलेट की हैं वर्क्स, किताबें, फिर अंग्रेजी जुबान में उन्होंने वो ट्रांसलेट किया है। तो उसमें से जो एक टैगोर की एक इम्पोर्टेंट वर्क है गोरा, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है बंगाली लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में। और बुद्धा देवा बोस की एक और बुक है महाभारत कथा, विच ही टाइटल्स द बुक ऑफ युधिष्ठिर, यानी कि जो बुद्धा देवा बोस की महाभारत कथा है, महाभारत कथा जो बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई है, उसको इन्होंने टाइटल दिया है द बुक ऑफ युधिष्ठिर। एज अ क्रिटिक भी उन्होंने काम किया है, क्रिटिक भी रह चुके हैं। यू नो कि जब आप क्रिटिक बनते हो तो आप बुक्स का मुताला करते हो, आप बुक्स को बड़े गहराई से पढ़ते हो, आप पढ़ने के साथ साथ फिर कंपैरेटिव अप्रोच भी अपनाते हो, फिर इन द एंड यू गिव योर ओपिनियन, यू गिव योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जो भी आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको बुक से मिले हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपने बुक से लिए हैं। तो क्रिटिक का यही काम है कि आप when you become a critic, when you want to become a critic, तो आप क्या करते हो, आप एक बुक को बड़े गहराई के साथ पढ़ते हो। You read the text book thoroughly, आप बड़े डिटेल्ड मैनर में उसको पढ़ते हो, आप बड़े डीपली एनालिसिस उसको करते हो, फिर लास्ट में आप अपना तज्जिया देते हो, आप अपनी ओपिनियन देते हो। उस बुक में आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या मिले हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको उसमें क्या मिले हैं, या ऑथर ने किन किन इश्यूज को उसमें डिस्कस किया है, क्या ऑथर की जो ओपिनियन थी वो ठीक है नहीं है, एक क्रिटिक का काम होता है। तो इन्होंने क्रिटिक का भी काम किया है। तो इन्होंने जो सुजीत मुखर्जी हैं, इन्होंने एज अ क्रिटिक
दो इसकी इंपॉर्टेंट वर्कर्स हैं, एक है ट्रांसलेशन एज डिस्कवरी एंड ट्रांसलेशन एज रिकवरी, यानी कि दो इंपॉर्टेंट वर्कर्स हैं इसकी। जब आप एक क्रिटिक की बात करते हैं तो इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है। तो एक और इम्पोर्टेंट वर्क इसकी है द ट्रेडिशन ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन। तो या एक और टुवर्ड्स लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इन्होंने सुजीत मुखर्जी एज ए क्रिटिक, इसका बड़ा अच्छा रुतबा है, इस एज ए क्रिटिक बड़े अच्छे क्रिटिक माने जाते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन क्रिटिक्स, तो उसमें उसका बड़ा अच्छा मयार है। तो जब इसकी डेथ हुई थी तो इसको एक ट्रिब्यूट दिया था अपने स्टूडेंट्स ने। तो उस ट्रिब्यूट में एक पोएम लिखी गई है, उसको कोट किया है प्रोफेसर सच्चिदानंद मूर्ति ने। तो ट्रिब्यूट ये है कि they told me you were dead, they brought me bitter news to hear and bitter tears to shed. I wept as I remembered how often you and I had tied the sun with talking and set him down the sky. This is actually an elegy. एलजी में एक राइटर क्या करता है, एलजी में आप मॉर्न करते हो, लेमेंट करते हो, आप अपने इमोशंस को बाहर लाते हो। जैसे इस पोइम, इनकी जो ये लाइन्स हैं, इसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जब उन तक मैसेज पहुंची, उन तक न्यूज आई कि सुजीत मुखर्जी की डेथ हुई है, तो फिर उस डेथ के बारे में, यानी कि उसकी डेथ को मॉर्न करना, फिर वो लिख रहे हैं इसे। एलजी में यही आता है कि एक जो राइटर होता है वो किसी अपने फ्रेंड के रिलेटेड लिखता है जिसकी डेथ हुई हो। We have so many elegies in English poetry, चाहे आप अल्फ्रेड टेनिसन की बात करें, हो गई इन मेमोरियम, अर्थर हेलन के बारे में टेनिसन लिखते हैं उस पोएम में, या इवन एडोनिस, जैसे कि उसमें कीट्स चले। तो बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं। मिल्टन भी, जैसे मिल्टन की भी आपने पोएम्स पढ़ी होगी, उसमें भी वो बहुत सारी पोएम्स, लेसीदास इज अनदर इम्पोर्टेंट एलिजी। तो क्या है कि आप एलिजी में क्या काम करते हो, आपका जो रिलेटिव होता है या कोई फ्रेंड होता है, कोलीग होता है, जिसके साथ आपकी बड़ी गहराई का रिश्ता होता है, फिर ऑल ऑफ अ सडन ही और शी पासेस अवे, तो फिर आप उसकी डेथ को मॉर्न करते हो। तो हियर इन अ सिमिलर वे Gunaratne is here actually, lamenting on the loss of this Sujit Mukherjee. सुजीत मुखर्जी के साथ साथ हमारे और एक राइटर सिलेबस में है, शिशिर कुमार दास। तो एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट टू पैक इन दिस लिमिटेड स्पेस ऑल डिटेल्स अबाउट शिशिर कुमार दास। यहाँ पे बड़े डिटेल्ड मैनर में उसकी लाइफ के बारे में बात करना, उसकी राइटिंग्स के बारे में बात करना, वो इन्होंने क्या थीम्स उन्होंने लिखे हैं। तो फिलहाल वो हम बड़े मुख्तसर अंदाज में यहाँ पे बात करेंगे शिशिर कुमार दास के बारे में। तो ही इज पॉपुलरली नोन एज एसके दास। तो ही वाज अ डिस्टिंग्विश्ड पोएट, प्लेराइट, एसेइस्ट, ट्रांसलेटर एंड एकेडमिक स्कॉलर। एक स्कॉलर का काम कर चुके हैं ये, एक स्कॉलर रह चुके हैं ये, ट्रांसलेशन का भी इन्होंने काम किया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सुजीत मुखर्जी के बारे में, सुजीत मुखर्जी भी ट्रांसलेटर रह चुके हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आप एक बुक को अपने पास लाते हो, उसको पढ़ते हो, फिर आपको लगता है कि इस बुक को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस बुक में ऐसी थीम्स होती हैं, ऐसी इश्यूज एक राइटर डील करता है। तो यहाँ पे जो एसके दास है, ये ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं, एसेइस्ट का भी, इन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे हैं। प्लेराइट ड्रामेटिस्ट जो होता है, वन हू राइट्स प्लेस, और एक शायर भी रह चुके हैं ये। He was one of the pioneers in introducing comparative literature as an academic discipline. यानी कि इसको जो क्रेडिट जाता है वो ये जाता है, इसको ये क्रेडिट कि इन्होंने कंपैरेटिव लिटरेचर को बड़ा फोकस इन्होंने किया है। कि जैसे लिटरेचर का कोई स्टूडेंट है, इफ वी आर स्टडीइंग इंग्लिश लिटरेचर, तो कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है कि यू कंपेयर
You know, maybe you would compare Shakespeare's writings with a writer who may not have written in English language, who is belonging to another continent, another nation, or who has written in a different language than Shakespeare's. तो कंपैरेटिव लिटरेचर में आप दो लिटरेचर्स को कंपेयर करते हो, दो राइटिंग्स को कंपेयर करते हो. It's not necessary कि you would always compare different language. Even you can compare two writers from a same language. For instance, if अगर आप मॉडर्न पोइट्री की बात करोगे तो फिर आप वहां पे देखते हो कि आप टी.एस. एलियट और डब्ल्यू.बी. येट्स को कंपैरेटिव, जब उनकी पोइट्री का आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो तो आप बड़ी सिमिलैरिटीज, कंपैरेटिव एनालिसिस में आप ये देखते हो कि सिमिलैरिटीज क्या है राइटर्स में, डिससिमिलैरिटीज क्या है, कहाँ पे ये मिल रहे हैं, तो कहाँ कौन से थीम्स ये टच कर रहे हैं, किन इश्यूज पे ये इन्होंने बात की है. जैसे कभी कभार इंग्लिश लिटरेचर में आप कीट्स को यहाँ से एक साइड से लेते हो, फिर आप उसकी पोइम्स को मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की पोइम्स के साथ कंपेयर करते हो. वैसे ही वहां से टी.एस. एलियट की पोइट्री को आप अल्लामा इकबाल की पोइट्री से कंपेयर करते हो. तो अब ये याद रखना है आपको कि कंपैरेटिव लिटरेचर में इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू वुड कंपेयर टू राइटर्स फ्रॉम डिफरेंट languages, but it always remains, you know, substantial. It's a topic of importance when you compare two writers from two different languages. तो जो एस.के. दास है, इन्होंने कंपैरेटिव लिटरेचर पे भी बड़ा जोर दिया था कि ये चाहते थे, इसका जो मन था वो ये था कि हमने राइटर्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस से पढ़ना है, उनकी राइटिंग्स पे आपने सिमिलैरिटीज देखनी है, फिर दूसरे राइटिंग्स के साथ उनको कंपेयर करना है. तो he declared that it's like that old saying, what does he know of English, who only English knows. तो यहाँ पे ये तंजिया करते हैं कि अगर कोई बंदा खाली अंग्रेजी जानता है या अंग्रेजी दुनिया से ताल्लुक रखता है तो मान लीजिए कि उसको बाकी दुनिया की खबर नहीं, then he doesn't know anything. What I mean to say is कि he's, you know, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो इंफॉर्मेशन वो खाली एक लैंग्वेज तक है या एक लिटरेचर के बारे में है. तो इसमें है कि इसमें ये होता है कि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, आपकी जो इमेजिनेटिव पावर है वो ब्रॉडन होता है, आपका योर सोल बिकम्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वन. तो the new thoughts would start blowing only when these walls are shattered down. यानी कि आप में नया सोच तब आता है जब आप एक राइटिंग को पढ़ते हो, फिर आप उसको कंपेयर दूसरी राइटिंग्स के साथ करते हो. तो जब हम एस.के. दास की बात करते हैं, he was a versatile writer. He had written both in Bengali language as well as in English. तो इसने बंगाली लैंग्वेज में जो प्लेस लिखे गए हैं उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया है. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो प्लेस होते हैं दे आर बीइंग रिटन फॉर द थिएटर. तो और प्लेस में ये होता है कि एक्चुअली व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्ले. पोइट्री इज मेनली रिटन इन मेट्रिकल फॉर्म. It's written you always see poems are written, they are having, you know, in metrical form, they are having a rhyme scheme. जब आप plays की बात करते हो, plays are mainly written in a dialogue form. They are being written for the theater. They have to be performed in a theater. यानी कि आपको players चाहिए play के लिए, drama के लिए. You need players, you need characters. तो जिनको वो कुछ रोल दिया जाता है. इन अ प्ले यू हैव, आपको वहां पे एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है. प्रोटैगनिस्ट का क्या रोल होता है, वो हीरो होता है प्ले का. जो भी इश्यूज थीम्स टच एक प्ले में किए जाते हैं वो उसी के रिलेटेड, उसी के लाइफ के रिलेटेड होते हैं. तो पोएम्स, जब आप पोएम्स की बात करते हो वहां पे मेनली वो डायलॉग फॉर्म में भी लिखी जा सकती है पोएम, लेकिन mainly it's based on imagination. It's not acted on in a theater. Whereas when we talk about a play, it is invariably always, you know, whenever a playwright writes a play, he's having this thought in mind that it needs to be performed.
it needs to be shown in a theater. तो जब हम एस के दास की बात करते हैं, his publications in Bangla include 4 volumes of poetry, जब इसने ज़्यादा बंगाली लैंग्वेज में भी लिखा है, तो बंगाली लैंग्वेज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने बंगला लैंग्वेज में 4 कलेक्शन ऑफ पोइट्री जिसकी है, 4 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 6 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में भी ये लिखते थे, 33 प्लेज, यानी कि ही वाज अ वर्सेटाइल प्लेराइट। 33 प्लेज इन्होंने लिखे हैं। तो when we talk about it's Shakespeare, William Shakespeare, one of the great dramatists ever born in the realms of English literature. It's been said when we count his plays, they are mainly 37 or 38 plays Shakespeare लिख चुके हैं। इन्होंने 13 collection of essays भी लिखे हैं। In addition, he edited translations of Greek and German plays. तो जब हम यानी कि 33 प्लेज इन्होंने लिखे, हम अभी शेक्सपियर की बात करते हैं, शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 37 प्लेज लिखे थे, और उसकी जो मेनली प्लेज के साथ साथ उन्होंने पोइम्स लिखी थी। तो एस के दास जो है, इन्होंने 33 प्लेज लिखे हैं, 6 बुक्स इन्होंने बच्चों के लिए लिखी है, 4 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री इन्होंने लिखी है, और साथ साथ में इन्होंने 13 कलेक्शन ऑफ एसेज लिखे हैं, यानी कि एसेज की बुक्स इन्होंने कितनी लिखी है, 13। इसके साथ साथ इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया है ग्रीक और जर्मन प्लेज का, इवन उसके ट्रांसलेट इन्होंने पोएम्स फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज भी, या ग्रीक, हिब्रू, इंग्लिश पोइट्स को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया है। एंड ऑल्सो prose works ranging from Aristotle's Poetics to a biography of Emperor Akbar, यानी कि इन्होंने एडिट किए हैं इनके राइटिंग्स को, चाहे आप एरिस्टोटल की पोइटिक्स देखोगे। एरिस्टोटल यू ऑल नो was a Greek philosopher. Mainly he is being remembered for his monumental work, a phenomenal work called Poetics. तो पोइटिक्स में एरिस्टोटल he defends the theory of poetry. He defends the theory of drama. तो एक्चुअली जब प्लेटो, एरिस्टोटल के जो उस्ताद थे वो प्लेटो थे, प्लेटो के जो डिसाइपल शागिर्द वो एरिस्टोटल थे। एक्चुअली प्लेटो का मानना था कि जो पोइट्री है, जो शायरी है, it is based on lies. He was of the opinion a poet is a useless यानी entity. He doesn't contribute anything towards the betterment of society. So whereas as far as in Plato's opinion, a teacher is always a substantial character for society. Doctor is even वो भी एक अच्छा काम करते हैं सोसाइटी में, चाहे आप टीचर की बात करो या किसी भी शोबे से कोई बंदा ताल्लुक रखता हो। प्लेटो का मानना था everyone is contributing from his own way towards the betterment of society, while making the society a perfect, जैसे वो perfection के लिए perfection की तरफ लेते हैं। लेकिन Plato was having this he was a bit biased towards poets. He was of the view that poets always spread hatred, their things, the whatever things they express, it's always based on imagination. They lack analytical power. They don't possess scientific temper. तो एक्चुअली फिर उसके बाद एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने फिर बड़ा डिफेंड किया पोइट्स का। उन्होंने कहा कि पोइट इज इक्वली उसका उतना ही किरदार सोसाइटी में जितना एक टीचर का होता है, जितना एक पॉलिटिशियन का होता है, जितना एक फिलोसोफर का होता है सोसाइटी में। तो इफ यू वांट टू नो दिस dilemma which was going on in Greek, there was this issue going on कि पोइट का जो किरदार है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। If you want to know it in a detailed manner, if you want to prove this thoroughly, comprehensively,
then you need to study Aristotle's Poetics. It's a wonderful book. In this book, Aristotle defends poetry in general and poets in particular. उसके बाद फिर 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी की अगर आप बात करोगे उसमें भी फिर स्टीफन गोसन या उसके बाद टॉमस लॉ पीकॉक रोमांटिक एरा में ये कुछ राइटर्स थे जिन्होंने पोइम यू नो दे थॉट कि जो पोइट्री है इट्स अ यूजलेस एक्टिविटी। तो इन फिर अरिस्टोटल ने जैसे पोएटिक्स लिखी थी, फिर वैसे ही फिलिप सिडनी ने एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखी, फिर डिफेंस ऑफ पोएजी पीबी शेली ने लिखी है। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनमें आप देखोगे कि चाहे आप अरिस्टोटल की पोएटिक्स की बात करोगे या इवन एपोलॉजी फॉर पोइट्री जो फिलिप सिडनी की है। फिलिप सिडनी यू नो ही वाज एन एलिजाबेथियन पोएट। उसी एरा में स्टीफन गोसन एक राइटर, उन्होंने फिर पोइट्री के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाई थी। वैसे रोमांटिक एरा में फिर डिफेंस ऑफ पोइट्री पे एक बुक लिखी थी पीबी शेली ने, उसमें भी वो डिफेंड करते हैं पोइट्स को। तो एक्चुअली नाउ कमिंग बैक टू एस के दास, तो यहाँ पे ये बात मैं आपके साथ मुनासिब समझ रहा हूँ कि ये बात आपके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि जहाँ पे अरिस्टोटल की पोइटिक्स की बात आई तो मैंने यहाँ पे मुनासिब समझा कि पहले आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूँ कि अरिस्टोटल जो है इसकी जो ये बुक पोइटिक्स है इट ऑक्यूपाइज अ यूनिक प्लेस in English literature. It occupies a unique place in criticism, literary criticism. तो and इसके साथ साथ it occupies a distinctive place in the context of why poetry is important, how important a substantial character a poet is. तो वो आपको इस बुक से देखने को मिलता है। और इस बुक इट्स एक्चुअली सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन अगेंस्ट प्लेटो की जो बुक्स हैं, इयॉन या कुछ और बुक्स उन्होंने लिखी थी जहाँ पे वो पोइट्स को एलिगेशंस लगाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बुक है, यू मस्ट रीड इट, इट्स अ मस्ट रीड बुक। तो जब हम फिर एस के दास की बात करते हैं, ही हैज अराउंड 20 पब्लिकेशंस इन इंग्लिश, 20 पब्लिकेशंस इन्होंने अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखी है। He held the distinguished post of Tagore Professor at Delhi University from 1980 to 2001 and also remained the president of the Comparative Literature Association of India, जिसको CLAI के नाम से भी जानते हैं, from 1999 until his untimely death in 2003। तो जो एस के दास हैं, अगर हम इसको बड़े प्रिसाइजली कंसाइजली इसको इसके बारे में बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो बर्थ हुई थी वो 1936 में हुई थी, 2003 में इसकी डेथ हुई थी। ये एक डिस्टिंग्विश्ड पोइट है, इन्होंने प्लेज भी लिखे हैं, इन्होंने ट्रांसलेशन का भी काम किया है, इन्होंने एसेज भी लिखे हैं, इन्होंने ट्रांसलेट कुछ बंगाली वर्क्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, इन्होंने खुद पोइट्री पे 4 किताबें इनकी है, इन्होंने 6 किताबें बच्चों के बारे में लिखी है, इन्होंने 33 प्लेज लिखे हैं और 10 प्लेज के साथ साथ इन्होंने एसेज भी बहुत सारे लिखे हैं जिनको तकरीबन 13 बुक्स में डिवाइड किया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ग्रीक और जर्मन प्लेज को भी एडिटेड ट्रांसलेशंस में लाया है, चाहे फिर आप उसके साथ साथ अरिस्टोटल की पोइटिक्स को भी इन्होंने एडिट किया है। और इन्होंने जो लास्ट में जो काम टैगोर प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी इन्होंने काम किया है। तो लास्ट में ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो फिर इसकी जो डेथ अनटाइम्ड डेथ 2003 में हुई थी। तो हमारे पास एक और राइटर है इस ब्लॉक में, इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। You must be very much familiar with this name. I mean, there would be hardly a person when we talk about, especially students of literature are very much aware with this name. They must have studied Rabindranath Tagore in a comprehensive manner. तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, he is one of the greatest of the poets of Bengal. इसका जो ताल्लुक था बंगाल से था। Is the discoverer of the ball songs. The ball songs
का इन्होंने डिस्कवरी की है। Tagore was greatly influenced by the spiritual tenor of the ball poems and was among the most prominent writers to bring the balls to the notice of the West. The ball song tradition reached its peak in the 19th century, thanks to the English translations by Rabindranath Tagore. यानी कि बॉल जो लैंग्वेज है, इसमें जो सॉन्ग्स लिखे गए हैं उनको ट्रांसलेट किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश लैंग्वेज में। It was through his efforts that the ball songs were made accessible to the West and the non-Bengalis in India. जो बॉल सॉन्ग्स हैं इनको मेनली बंगाल में सुना जाता है, बंगाली लैंग्वेज में लिखा जाता है, बंगाल तक इनका ये दे आर कन्फाइंड टू बंगाल। लेकिन जब जो ही रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया इन सॉन्ग्स को, बॉल सॉन्ग्स को, तो फिर बाकी जो नॉन बंगाली स्पीकर्स है उन तक ये सॉन्ग्स पहुंचे। तो Rabindranath Tagore, we all know, he's a wonderful poet of English language. When we talk about Indian English poetry, he won the Nobel Prize for Literature as well. Perhaps he was the first Indian who got a Nobel Prize for Literature way back in 1913. We give below the Nobel citation when Tagore was awarded the Nobel Prize for Literature. जब टैगोर को अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, तो वहां से नोबेल साइटेशन से हमने कुछ लिया है एक्सट्रैक्ट। एक लिटरेचर एडिटर्स यानी कि रविंद्रनाथ, उसी से हमने ये लिया है। रविंद्रनाथ टैगोर was the youngest son। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, पहले हम द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम नोबेल लेक्चर्स लिटरेचर 1901 टू 1967। एडिटर था उसका होरेस्ट फ्रेंच, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, in 19. This biography was written at the time of the award and first published in the book series Le Prix Nobel. It was later edited and republished in Nobel Lectures। यानी कि जो हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे तो ये हमने कुछ एक एक्सट्रैक्ट वहां से लिया है। रविंद्रनाथ टैगोर का ये एक छोटे यंगेस्ट सन थे, किसके? रविंद्रनाथ टैगोर की। अ लीडर ऑफ द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के लीडर थे। इसके जो फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर, which was a religious sect in 19th century Bengal and which attempted a revival of the ultimate monotheistic basis of Hinduism and laid down in the Upanishads। तो जो इसके फादर थे वो एक इम्पोर्टेंट लीडर रह चुके थे ब्रह्मो समाज के। एक रिलीजियस सेक्ट था, एक रिलीजियस मूवमेंट थी ये 19th सेंचुरी इंडिया में, जिसका मेन मकसद किस पे था? यानी कि उपनिषदास पे था। He was educated at home and although at 17 he was sent to England for formal schooling। तो इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर में ही हासिल की है, लेकिन जो ये 17 साल के हुए फिर इसको इंग्लैंड भेजा गया फॉर फॉर्मल स्कूलिंग। He did not finish his studies there। तो पूरी तालीम इन्होंने भी वहां पे कंप्लीट नहीं की थी। In his mature years, in addition to his money-sided literary activities, he managed the family estates, a project which brought him into close touch with common humanity and increased his interest in social reforms। He also started an experimental school at Shanti Niketan। It's a famous school there in ये वहाँ पे एक important school है Shanti Niketan, where he tried his Upanishadic ideals of education। जहाँ पे इन्होंने इसको जो इन्फ्लुएंस किया था, इसको जो इम्प्रेस किया था वो उपनिषद था। तो जब वहां से इम्प्रेस हुआ था, फिर वहां से जो भी इनको तालीम हासिल हुई थी, फिर वो चाहता था कि अपनी जो उसने शांति निकेतन खोला था वहां पे इन्होंने जो फिलोसफी की जो इसकी फिलोसफी थी वो he was deeply impressed by Upanishads। एक्चुअली जब हम टैगोर की बात करते हैं, उपनिषदास जो एक रिलीजियस टेक्स्ट है हिंदुइज्म में, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था रविंद्रनाथ टैगोर में। उस इन्फ्लुएंस के साथ साथ फिर वो कुछ चीजें जो उन्होंने बुक से लिया था, फिर वो चाहता था कि वो एक्सपेरिमेंट कुछ सोसाइटी में करे, स्कूल में करे। From time to time he participated in the Indian nationalist movement, though in his own non-sentimental and visionary way, and Gandhi, the political father of modern India, was his devout friend।
तो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी इन्होंने काम किया है। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी इन्होंने अपना जो इन्होंने जो एक्टिविटी जो इन्होंने बहुत सारा टाइम उसके साथ गुजारा है। नेशनलिस्ट मूवमेंट जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया जब लड़ रहा था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे कब्जा कर रहे थे, तब उसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा किरदार था। तो उस महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दे वर bosom friends, they were close friends। तो उसके साथ साथ भी इन्होंने बहुत टाइम गुजारा। टैगोर was knighted by the ruling British India in 1915। 1915 में इसको नाइटहुड दिया था, एक अवार्ड दिया था ब्रिटिशर्स ने। But within a few years he resigned the honor as a protest against British policies in India। जो इसको टाइटल दिया गया था, जो इसको अवार्ड दिया गया था नाइटहुड, जो ब्रिटिशर्स ने इनको दिया था, इन्होंने फिर वो वापस किया था एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि इसको लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में राज कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंडिया में रूल कर रहे हैं, एक्चुअली वो उनकी पॉलिसीज यहाँ पे ठीक नहीं थी। तो उसके प्रोटेस्ट में फिर इन्होंने नाइटहुड वापस किया। टैगोर had early success as a writer in his native Bengal। जब हम टैगोर की राइटिंग्स की बात करते हैं, उसकी वर्क्स की बात करते हैं, उसकी लिखने की बात करते हैं, उसको पहली सक्सेस मिली थी अपनी ही लैंग्वेज में, जो बंगाली थी। With his translations of some of his poems, he became rapidly known in the West। जो ही उसकी राइटिंग्स को ट्रांसलेट किया गया ट्रांसलेटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज में, तो फिर इसका नाम वेस्ट में जो लोग पढ़ने वाले थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स थे, फिर उनको लगा कि टैगोर में कुछ है। जो ही इसकी बुक्स ट्रांसलेट की गई वेस्टर्न लैंग्वेजेस में, मोर particularly in English language, तो फिर he got name and fame when his books got translated in English language। So in fact his fame attained a luminous height, taking him across continents on lecture tours and tours of friendship for the world। He became the voice of India's spiritual heritage, and for India, especially for Bengal, he became a great living institution। So Tagore is not only a single entity; he's a living institution। एक बड़े spiritual type of writer थे। तो जो ही इसकी राइटिंग वेस्ट में आई, फिर इसको फिर लेक्चर्स जो ही वेस्टर्न सोसाइटी वेस्टर्न वर्ल्ड में ये गए थे लेक्चर्स देने के लिए, फिर इसका नाम बहुत आगे तक गया था। फिर although Tagore wrote successfully in all literary genres, he was first of all a poet। तो जब हम टैगोर की बात करते हैं, he was a poet, he was a dramatist, he wrote a number of essays। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी मेजर जॉनर्स हैं लिटरेचर के, चाहे आप बात करोगे पोएम्स की बात करोगे, पोइट्री, मेनली इट इज बीइंग सेड देयर आर 3 जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। एक तो है पोइट्री, दूसरे को हम बोलते हैं प्लेस, तीसरे को हम बोलते हैं प्रोज। फिर उनके सब जॉनर्स निकलते हैं, चाहे आप प्रोज में फिर फिक्शन देखते हो, नॉन फिक्शन देखते हो, शॉर्ट स्टोरी देखते हो, ऑटोबायोग्राफी देखते हो, बायोग्राफी आप पढ़ते हो, एसेज आप पढ़ते हो। तो वैसे ही पोएम्स में आप बैलेड्स पढ़ते हो, ओड पढ़ते हो, एलेजीज पढ़ते हो। वैसे ही प्लेस में आपके पास कॉमेडीज हैं, ट्रेजेडीज हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, रोमांस प्लेस हैं। तो टैगोर ने जितने भी मेजर जॉनर्स हैं लिटरेचर के, उन्होंने उनमें लिखा है, चाहे पोइट्री की बात करोगे, बट प्राइमरली एसेंशियली टैगोर वाज अ पोएट। तो टैगोर among his 15 odd volumes of poetry, यानी कि 55 तकरीबन 55 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री इन्होंने लिखी है। और उन्होंने कुछ नाम जो कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज हैं उनमें ये है कि मनासी, जो 1890 के आसपास पब्लिश हुई थी, द आइडियल वन जिसको हम बोलते हैं, सोनर तारी जिसको हम द गोल्डन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, गीता अंजलि यानी कि 1910 के आसपास ये पब्लिश हुई थी, जिसको हम सॉन्ग ऑफरिंग्स बोलते हैं। बड़ी अच्छी कलेक्शन ऑफ पोइट्री है गीतांजलि टैगोर की। एक्चुअली दिस वाज द बुक व्हिच मेड हिम
यू नो वेरी पॉपुलर इन द वेस्ट। तो उसके साथ साथ गीता मालिया यानी कि रथ ऑफ सॉन्ग्स, इसकी एक और कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। बलका 1916 में ये बुक आई थी, जिसको द फ्लाइट ऑफ क्रेन्स के नाम से भी जानते हैं। The English renderings of his poetry which include, अब इंग्लिश लैंग्वेज में इनकी जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है वो क्या है, वो एक्चुअली जो हम अभी हम बात कर रहे थे मनासी, सोनरतारी, गीतांजलि, गीतामालिया या बलाका, ये बंगाली लैंग्वेज में इनिशियली लिखी गई है, फिर इनको ट्रांसलेट किया गया है अंग्रेजी लैंग्वेज में। तो इसने अंग्रेजी लैंग्वेज में भी पोएम्स लिखी हैं। एक वो हम गार्डन, अंग्रेजी लैंग्वेज में इन्होंने कलेक्शन ऑफ पोइट्री लिखी है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसका नाम द गार्डनर है। 1913 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इट वाज द ईयर व्हेन ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। फ्रूट गैदरिंग 1916 and the fugitive 1921 do not generally correspond to particular volumes in the original Bengali, and in spite of its title Gita Anjali, song offering to Nisubara, the most acclaimed of them contains poems from other works besides its namesake। यानी कि अब आप ये याद रखोगे कि जब essentially जब बात टैगोर की करते हैं, he was primarily mainly a poet, although he had written dramas, short stories, essays as well। तो पोएम एज अ पोइट बड़ा इसका एक अच्छा मयार है। तो टैगोर में अगर हम फिर प्लेस की बात करेंगे, ड्रामास की बात करेंगे, टैगोर ने बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं। इसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन ड्रामा, इट इज इमेंस। तो इसके जो प्लेस है, एक राजा है जो 1910 में पब्लिश हुआ था, द किंग ऑफ डार्क चेंबर जिसको बोलते हैं। फिर द पोस्ट ऑफिस, द इमूवेबल, द वाटरफॉल, रेड ओलेंडर्स। He is the author of several volumes of short stories and a number of novels। तो अभी हम बात कर रहे थे कि टैगोर बुनियादी तौर पर पोइम्स इन्होंने लिखी है, वो शायर थे ये बुनियादी तौर पर, लेकिन शायरी के साथ साथ इन्होंने प्लेस भी लिखे हैं, इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, इन्होंने नॉवेल्स भी लिखी है, इन्होंने एसेज भी लिखे हैं। तो he is the author of several volumes of short stories and number of novels, among them गोरा इसकी एक इम्पोर्टेंट वर्क है, द होम एंड द वर्ल्ड और क्रॉस करंट्स इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क्स है। Besides these, he wrote musical dramas भी इन्होंने लिखे हैं, डांस ड्रामास, essays of all types, travel diaries and autobiographies भी इन्होंने लिखी हैं। यानी कि he was a versatile writer। Besides being a poet, Tagore was also a dramatist। He had used his hand in fiction as well। He had written short stories, even 2 autobiographies, travel diaries। तो इसका जो देहांत हुआ था वो 1941 में हुआ था। Tagore also left numerous drawings and paintings and songs for which he wrote the music himself। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे जिनके लिए इन्होंने म्यूजिक खुद कंपोज किया था। पेंटिंग और ड्राइंग्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इनका। और एक राइटर हमारे पास इस ब्लॉक में है, अक्का महादेवी। अक्का महादेवी टैगोर के साथ साथ, यानी कि अभी तक हम बात कर चुके हैं सुजीत मुखर्जी, उसके बाद सुजीत मुखर्जी के बारे में हमने भी कई बात की है, शिशिर कुमार दास के बारे में हमने पढ़ा है, अभी हम बात कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो नाउ वी विल मूव टू अक्का महादेवी। Akka Mahadevi, a saint poet who wrote in Kannada, belonged to the second half of the 12th century। यानी कि बहुत पहले की बात है, 12th century की बात है, जब अक्का महादेवी एक सेंट पोइट थी। तो ये इन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा है। अक्का इन कन्नड़ा मीन्स एल्डर सिस्टर। अब इसको बोला जाता है अक्का महादेवी। अक्का कन्नड़ा में एल्डर सिस्टर को बोला जाता है।
Akka Mahadevi was not only a poet but also a mystic and a social activist. यानी कि समाजी काम में भी इसका बड़े एक्टिव थे और ये मिस्टिक भी थी यानी कि स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी इनकी थी. She was a contemporary of Baswana, the founder of the sect Virsavism. तो ये कंटेम्पररी रह चुकी हैं बसवाना. बसवाना जो एक फाउंडर रह चुके हैं एक सेक्ट के जिसका नाम है Virsavism. Virsavists are today addressed as Lingayats. अगर हम आज कंटेम्पररी एरा की बात करेंगे, आज की दुनिया की बात करेंगे, साउदर्न इंडिया की बात करेंगे, वहां पे आपको एक सेक्ट मिलेंगे, एक तबका मिलेगा लोगों का जो जिनको लिंगायत बोलते हैं. तो पहले की जब महादेवी लिखती थी, जब महादेवी के दौर में उनको क्या बोला जाता था? वीर सविज्म या वीर सविस्ट्स. तो वीर सविज्म हैज बीन अ रिफॉर्मेटरी सोशल रिलीजियस मूवमेंट. तो एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट थी. From her childhood, she was initiated into the worship of Shiva and remained a devoted worshipper all her life. तो इन्होंने वर्शिप रह चुकी है किसकी? शिवा की. तो पूरी जिंदगी इन्होंने शिवा यानी कि एक डिवोटी उसकी थी. The form of Shiva she worshipped was known as Channa Mallikarjuna, which translates as the beautiful Lord, white as jasmine. तो यानी कि जिस शिवा के फॉर्म को ये पूजती थी, पूजा करती थी, उसको अंग्रेजी में द ब्यूटीफुल लॉर्ड व्हाइट एज जास्मिन के नाम से जानते हैं. This is an important feature of poems in Indian language where the poet's signature is built within the poem. This is seen in the paired up form used by saint poets, which is the most influential medium for the expression of devotion. The poet's name is registered within the poem somewhere in the last one or two. ये पहले की जो जब हम पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट जो होता था वो अपना तखल्लुस उसका जो होता था वो लास्ट के लाइन्स में अपना नाम जाहिर करता था. तो उससे लगता था कि इस पोइट के बारे में. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पोइट्स हैं, शायर, उन्होंने फिर जो अपना नाम वो पोइट्री में लिखते थे. मोर पर्टिकुलरली ये उर्दू लैंग्वेज में आज भी है इसका रुझान, जहाँ पे पोइट अपना नाम, अपना जो उसको तखल्लुस होता है वो लास्ट के एक या दो लाइन्स में लिखता है. जैसे कब किसी जगह गालिब भी लिखते हैं, वो लिखते हैं कहीं पे काबा किस मुंह से जाओगे गालिब. Here he is talking about his own self. Here he is addressing his own self. Here he is यहाँ पे आपको यानी कि अपने आप को एड्रेस करना, अपना नाम लास्ट के एक दो लाइन्स में लिखना. ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये ट्रेट है कि जब पोइट जो है वो अपना नाम लास्ट के एक या दो लाइन्स में लिखता है. इट्स यू नो जब आप पोइट्री पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी पर्शियन, उर्दू, कश्मीरी, वहां पे आप पोइट्स मेनली अपना जो उनका नाम होता है वो लिखते हैं. लेकिन this trait is not abundantly you don't find this trait in English poetry in an abundant manner, although there might be some instances where you would find a poet is addressing his own self, where the poet is using his own name. वहाँ पे बहुत कम एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप शेक्सपियर की बात करोगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करोगे, टी.एस. एलियट, जितने भी मेजर पोइट्स रह चुके हैं, बड़े ग्रेट पोइट्स रह चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, हार्डली यू वुड फाइंड अ लाइन वेयर यू वुड फाइंड अ पोइट इज एड्रेसिंग हिज ओन सेल्फ विद द नेम. तो जब हम बात कर रहे थे गालिब, बहुत खाली गालिब की नहीं, किसी भी राइटर की आप बात करो, इकबाल, यू वुड फाइंड हिज कहीं पे वो भी अपने आप को एड्रेस करते हैं, उसका नाम कहीं पे आता है. गालिब की अभी हम बात करते, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती. तो मोमिन खान मोमिन भी बहुत जगह ये अपने आप को एड्रेस करते हैं. इब्राहिम ज़ोक या मीर दर्द, फैज अहमद फैज, तो ये एक ट्रेड रह चुका है. तो अर्लियर जो पोइट्री थी, जब आप महादेवी की पोइट्री पढ़ते हो वहां पे भी आप ट्रेड देखते हो, लास्ट के कुछ लाइन्स में महादेवी का नाम आप देखते हो.
Though we have contradictory reports about her marriage to a local Jain king, her spiritual acceptance of Shiva as her lord made her renounce her worldly life. तो वह अभी जब हम इसकी लाइफ का मुताला करते हैं तो कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं कि इसकी मैरिज एक जैन किंग, जिसका नाम किंग जैन किंग था, उसके साथ हुई थी। हाँ, ये है कि स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस जो इसकी शिवा के साथ थी, वहां पे भी कुछ कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इन्होंने जब इन्होंने वो एक्चुअली शी renounced the worldly life, she became a sort of mystic. Mystic का काम यही होता है कि he or she wants to live his or her life away from the city life, where there remains this hustle and bustle. तो बिजी शेड्यूल जहाँ पे लोगों का मिलना हो, वहां से ये दूर, they mainly live their life all alone in dens, mountains, caves. She became a wandering mendicant, and her devotion to Lord Shiva was without the form of other outer rituals associated with Shiva worship, for that matter with the worship of the God. Her only desire was to merge with her Chinna Mallikarjuna. In her later years, she retreated to a cave where she gave up her earthly life. अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो मिस्टिक होता है, जो स्पिरिचुअल कैरेक्टर होता है, जो मिस्टिक्स मेनली सेंट्स होते हैं, ये लाइफ अपने आप की लाइफ गुजारना चाहते हैं टाउन से दूर रह, सिटी लाइफ से दूर रह के, जहाँ पे लोग बहुत कम हो। ये मेनली पसंद करते थे पहले के जमाने की अगर बात करेंगे, डेन्स केव्स में, माउंटेन्स में पसंद करते थे रहना, बिकॉज इनको लगता था कि जो वर्ल्डली अफेयर्स है ये उनसे दूर रहना चाहते थे। ये इनका मानना था कि if they are going to live their life in a village, in a city, तो फिर उनका जो sort of मिस्टिक कैरेक्टर वो बनना चाहते थे, फिर उस पे वो असर पड़ जाएगा। तो that is why it is the main reason they wanted to move to caves, so that they live their life there all alone, and in a manner that they would communicate with their God. They would establish a good communication with God. So a few of the outpourings of her experience are preserved for posterity in the shape of vakanas, sayings in rhythmic Kannada prose. तो कुछ जो आने वाली जनरेशंस हैं उनको अगर वो पढ़ना चाहेंगे, अगर वो देखना चाहेंगे, महादेवी की जो आर्ट है, उसकी जो राइटिंग्स हैं, उनको बचाया गया है, कन्नड़ा प्रोज में है। Her vakanas are characterized by intense feeling and deep inside, बड़ी गहराई वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, बड़ी गहराई का सोच ये रखती थी, बड़े इनर फीलिंग्स आपको देखने को मिलते हैं कि इसकी इनर थॉट्स क्या थी, इसकी इनर फीलिंग्स क्या थी, इसकी क्या ओपिनियन थी regarding religion and so on. As stated above, Akka Mahadevi wrote in the Vakana form. तो जब हम महादेवी की बात करते हैं तो इन्होंने मेनली एक फॉर्म में लिखा है जिसको वैकाना फॉर्म बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं वैकाना फॉर्म, इट्स इन कन्नड़ा लैंग्वेज, which can be briefly described as a kind of free verse or prose poem with a rhythmic structure, especially evident in the sentence patterns. तो जब हम अक्का महादेवी की बात करते हैं, इन्होंने वैकाना फॉर्म में लिखा है। वैकाना फॉर्म असल में किसको बोलते हैं? वैकाना फॉर्म हम फ्री वर्स को बोलते हैं। तो फ्री वर्स एक्चुअली जब आप मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हो, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हो, मॉडर्न एज की बात करते हो, मॉडर्न पोइट्री की बात करते हो, इट वाज एक्चुअली एज़रा पाउंड हु सेड मेक इट न्यू। यानी कि जो मॉडर्न पोइट्री की बात करते हैं तो उससे पहले की जब आप पोइट्री पढ़ते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारे पोइट्स मिलेंगे जो एक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। Although we know poetry it's being written in metrical form, it is having a metrical structure, it is having a distinctive characteristic in the form of rhyme scheme. तो जब आप फ्री वर्स की बात करते हो, जो एक ट्रेट है मॉडर्न लिटरेचर का, स्पेशली मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री का, ये दो टर्म्स हैं, एक को हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं, दूसरे को हम फ्री वर्स बोलते हैं। Although these two verses are
very closer to each other. They are being used at times interchangeably. तो लेकिन there is a slight difference between the two. पहले बात करेंगे जो ब्लैक वर्स होती है. ब्लैक वर्स it's having a metrical form but no rhyme scheme. तो राइम स्कीम जो अंडरस्टैंड जहाँ पे वो आवाज वर्ड्स मिलते जुलते हो, जैसे गालिब लिखते हैं कहीं पे मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, या मोमिन खान मोमिन कहीं पे लिखते हैं असर उसको जरा नहीं होता, रंजुगम फजा नहीं होता, हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर हाथ दिल से जुदा नहीं होता, ये गालिब है. तो जहाँ पे आपको आवाज मिलती जुलती हो, जैसे जैसे टी.एस. एलियट कहीं पे लिखते हैं दिस इज द डेड लैंड, दिस इज अ केकटस लैंड, लैंड. तो यहाँ पे कुछ मिलती जुलती आवाजें आप तक आ रही है, जो एक साउंड होता है, एक पैटर्न होता है, एक राइम स्कीम होती है. पोइम्स में पोइट्री का एक ट्रेट है, वो यही है कि इसको राइम स्कीम में लिखा जाता है, मेट्रिकल फॉर्म में लिखा जाता है. लेकिन फिर लेटर ऑन कुछ पोएम्स ऐसी होती है जिनको ब्लैक वर्स में लिखा जाता है. ब्लैक वर्स में आपको एक मीटर मिलता है लेकिन राइम स्कीम वहां पे नहीं मिलता है आपको. लेकिन जो ही मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं, जो ही मॉडर्न पोइट्री पे नजर दोहराते हैं, अभी हम एजरा पोंड की बात करते हैं. एजरा पोंड एक अच्छे पोइट रह चुके हैं अंग्रेजी लैंग्वेज की. टी.एस. एलियट के बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड रह चुके हैं. टी.एस. एलियट को बहुत हेल्प किया था उन्होंने पोइट्री लिखने में, उनकी वर्क्स को पब्लिश होने में. टी.एस. एलियट इवेंचुअली गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर एज वेल. तो जो मॉडर्न पोइट्री है इसका एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है फ्री वर्स. फ्री वर्स का मतलब है इट इज हैविंग नो मेट्रिकल फॉर्म. It may or may not have a rhyme scheme. तो वेकाना जो अक्का महादेवी लिखती थी, इन्होंने वेकाना फॉर्म में लिखा था, जिसको हम फ्री वर्स के नाम से जानते हैं. यानी कि फ्री वर्स में राइटर जो होता है ये बड़ा फ्री होता है, इसके पास लाइसेंस होती है. जिस भी जो भी इसका अंदाज है लिखने का, ये इसमें ये होता है कि इसमें इट्स नॉट नेसेसरी दैट अ पोएट would follow a certain category of writers, a certain group of writers. उनको जैसे अगर आप 18th सेंचुरी इंग्लैंड की बात करोगे, 18th सेंचुरी इंग्लैंड की पोइट्स की बात करोगे, जहाँ पे आपको जॉन ड्राइडन मिलेंगे, अलेक्जेंडर पोप मिलेंगे, अलेक्जेंडर पोप है वहाँ पे, सैमुअल जॉनसन है आपको वहाँ पे मिलेंगे, जॉन ड्राइडन है वहाँ पे. तो इनका मानना था जो एलिजाबेथ जो 18th सेंचुरी लिटरेचर है, न्यू क्लासिकल एज के नाम से भी हम उसको जानते हैं. तो जो वो राइटर्स थे उनका मानना था कि एक पैटर्न है जिसको हमें फॉलो करना है. यानी कि उनका मानना था कि जो ग्रीक राइटर्स हैं उन्होंने जिस तरह से पोएम्स लिखी है, प्लेज लिखे हैं, हमने उसी को पकड़ना है, हमने उसी लाइन पे रहना है. लेटर ऑन उसकी बरक्स फिर रोमांटिसिज्म की मूवमेंट आई थी. रोमांटिसिज्म वाज एक्चुअली अ रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिकल पोएट्री, न्यू क्लासिकल लिटरेचर. रोमांटिक जो पोएट्स थे, रोमांटिक जो राइटर्स थे, they believed in liberty. They said they were of the opinion that it's not necessary that a poet should follow certain rules or certain writers from a certain country. They said a poet is a free living being. He's at liberty. Whatever he wants to express, he can express everything in his own style. तो जब आप रोमांटिसिज्म का मुताला करते हो, वहां पे आपको वो लिबरेशन ऑफ फ्री स्पिरिट जो एक नारा चला था 19th सेंचुरी इंग्लैंड में, स्पेशली जो रोमांटिक पोइट्स आए थे, उनका मकसद, मेन जो कैरेक्टर था, मेन जो उनका मुद्दा था, वो यही था कि वो चाहते थे कि अगर कोई बंदा लिखना चाहता है वो अपने मन की पोइट्री लिखे. जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे कैटेगरी के राइटर्स को फॉलो करें. तो अब these are now two different terms, blank verse and free verse, although there is this close resemblance between the two. तो वेकाना फॉर्म में
अक्का महादेवी लिखती थी, जिसको हम अब फ्री वर्स के नाम से इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। These Vakanas are a good example of her total devotion to Lord Shiva, unmediated by customs, traditions and rituals. ये जो वैकानास है ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है किसकी? डिवोट Mahadevi's devotion to Lord Shiva. In her life and in her love for the Lord, we see a clear differentiation between dharma and bhakti, where dharma emphasizes adherence to coded rituals, while bhakti focuses on one's inner and fervent devotion to God. तो ये दो टर्म्स हैं, धर्मा और भक्ति। धर्मा में आप क्या करते हो? आप एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हो, एक कोड को फॉलो करते हो। आपके जो रिचुअल्स होते हैं आप उनसे बाहर नहीं जाते हो, आप अपना कुछ नहीं करते हो। अभी हम बात करते हैं रोमांटिक और न्यू क्लासिकल एज की पोइट्स की। न्यू क्लासिकल के जो राइटर्स, न्यू क्लासिकल पीरियड 18th सेंचुरी लिटरेचर इंग्लैंड का है, स्पेशली जो उन्होंने पोइम्स लिखी है, तो वहां पे उनका मानना था कि उन्हें फॉलो करना है ग्रीक राइटर्स को। होमर ने कैसे प्लेज लिखे हैं, एरिस्टोफेन्स ने कैसे प्लेज लिखे हैं, सोफोक्लीज ने क्या स्ट्रक्चर अपनाया है, उन्होंने क्या रूल्स अपने प्लेज में अपनाया है। न्यू क्लासिकल राइटर्स जो 18th सेंचुरी राइटर्स हैं इंग्लैंड के, उनका मानना था कि दे आर आवर मास्टर्स, वी आर देयर डिसाइपल्स, they are our masters, so we will have to follow them at any cost because they are perfect in everything. यहाँ पे हम लिटरेचर की बात करते हैं, राइटिंग की बात कर रहे हैं। तो दूसरे को हम भक्ति की बात जब हम करते हैं, तो भक्ति में एक जो बंदा होता है ये बड़ा फ्री होता है, ये अंदर की आवाज होता है, इसके अंदर की क्या फीलिंग्स है, ये इसका जो मन क्या करने को चाह रहा है, keeping aside the conventional worshiping practice in society. तो ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, रिचुअल्स होती है, वर्शिपिंग, कि उनको साइड में रखते हैं। ये मिस्टिक इसी से बिलोंग करते हैं, जो मिस्टिक्स होते हैं वो भक्ति होते हैं। It is in this defiance of convention and rituals that Akka Mahadevi reveals her modernity. जो अक्का महादेवी है, इसकी जब आप पोइम्स पढ़ते हो, इसकी जब आप राइटिंग्स को देखते हो, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि एक्चुअली वो एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। शी एक्चुअली गोज अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल मोड ऑफ राइटिंग। तो इट इज इन दैट सेंस शी इज अ मॉडर्निस्ट राइटर। It is said she had thrown away her clothes and covered her body only with her long tresses in a gesture of ultimate social defense against the male gaze. अब इस यानी कि जो अक्का महादेवी हैं, जब ये जिस सोसाइटी में ये रहा करती थी, तो लिखने में आ रहा है कि इन्होंने, जिसको हम यानी कि पेट्रियार्की बोलते हैं, पेट्रियार्की के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, कुछ काम किए थे। तो इन द वर्ड्स ऑफ A.K. Ramanujan इन हिज बुक स्पीकिंग ऑफ शिवा, तो रामानुजन इसकी जो डिफेंस, जो प्रोटेस्ट इन्होंने किया था पेट्रियार्की के खिलाफ, रामानुजन उसके बारे में लिखते हैं। The intense poems of personal devotion to a single deity also questions traditional belief systems, customs, superstitions, image worship, and even more structures in verse that speaks to all men and women regardless of class and caste. जो एक मिस्टिक होता है, ये कास्टिज्म के खिलाफ होता है, ये क्लास के खिलाफ होता है। अक्का महादेवी was a sort of a character who was continuously rebelling against this casteism. He was against this class, जहाँ पे आपको क्लास मिलता है। He wanted to live in a classless society. तो her search is recorded in her Vakanas as a search for her love, following all the phases of human love as set forth by the conventions of Indian, especially Sanskrit poetry. तो जब आप इसकी पोएम्स पढ़ते हो, जब आप इसकी पोएम्स का मुताला करते हो, तो वहां पे ये देखने को मिलता है कि
ये इसकी पोएम्स में आपको एक प्रोटेस्ट मिलता है। तो डियर लर्नर्स, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम महादेवी के बारे में कंटिन्यूअसली बात करेंगे इसकी पोइट्री के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।